हो गया है। चलो हाँ बता, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो कल पढ़ा था हमने, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है वो? ये हैं कार्डियक वॉल्यूम्स। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एक डिसऑर्डर छोड़ करके बाकी चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। एक डिसऑर्डर छोड़ करके बाकी चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। हाँ सोई थी कल की क्लास में। क्या शब्द बोल रहे हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब सिस्टोल खत्म होते समय जितना वॉल्यूम बचेगा हार्ट में उसको हम क्या बोलेंगे? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? हार्ट। और हार्ट हम यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? एट्रिया या वेंट्रिकल? एट्रिया या वेंट्रिकल? वेंट्रिकल के सेंस में ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे हार्ट का जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर का जो ब्लड है वो पंप हो जाएगा कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में और अओर्टा में। पंप होने के बाद जितना ब्लड हार्ट में बचेगा, ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ तो बच जाएगा। तो जितना ब्लड बच जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी थी? कितनी थी वैल्यू इनकी? मैं अब तेरे को बहुत पीटने वाली हूँ। हाँ छोटा सा होता है 500 ml। मजाक समझो तुम हार्ट को? कितना छोटा सा तो होता है। वो भी एक साइड की बात कर रही हूँ मैं। एक साइड 500 ml, दूसरी साइड भी 500 ml। आप एक बार देख दो क्या पूछ रहे हैं। उतना छोटे में से 500 हाँ ml? हाँ ये यहाँ 500 ml क्या बोल रही हूँ मैं? ये वेंट्रिकल है, ये हैं दोनों के दोनों वाल्व्स। इधर भी 500 ml बचेगा, इधर भी 500 ml बचेगा। वो भी आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड चले गया इसको छोड़ के, तब कितना बचा है? 500 ml दोनों साइड। मतलब अगर तेरे में खून होना हो 1 लीटर खून होगा। हाँ ठीक है। दूसरा है एंड, वैसे ये पहले होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब डायस्टोल के खत्म होने के बाद जो वॉल्यूम हार्ट में होगा। यानी कि हार्ट में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है अब। तो अब बताओ वेंट्रिकल में कितना ब्लड होगा? 1200 ml एक साइड। हाँ 1200 ml इस साइड और 1200 ml इस साइड। पूरी कहानी सुनो। ये है हमारा हार्ट, ठीक है। डबल साइकिल पड़ी थी। 0.1 सेकेंड में क्या होता है? एट्रिया सिस्टोल। इसके बाद क्या होता है? वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। बाकी सब जगह वेंट्रिकल, डायस्टोल और एट्रिया। डायस्टोल जो नहीं भरा वो डायस्टोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एट्रिया है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया है? वेंट्रिकल में आ गया है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। यहाँ पर देखो ये वेंट्रिकल वाली कहानी पढ़ते हैं खाली। देखो क्या ये वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म होने वाला टाइम नहीं है? इस समय पे वेंट्रिकल का डायस्टोल क्या हो गया है? खत्म हो गया है। वेंट्रिकल डायस्टोल एंड, ठीक है। इस समय जब वेंट्रिकल का डायस्टोल पूरा हो गया, यानी कि वेंट्रिकल में जितना ब्लड भर सकता था सब भर गया है, तब कितना ब्लड होगा हार्ट के एक साइड के वेंट्रिकल में? एक साइड में, ईच वेंट्रिकल लिखा है बुक में, ईच मतलब हर एक में, ठीक है। तो तब कितना ब्लड होगा? 1200 ml। और इसको हम क्या बोलेंगे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.3 सेकेंड के लिए, और यहाँ पर क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म, एंड। तो तब क्या होगा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि 500 ml से 1200 ml होने में कितना समय लगता है? 0.5 सेकेंड्स। पूरा भरने में कितना समय लग रहा है? 0.5 सेकेंड। अब पहले इतना 1200 था, पंप कर रहा तो खाली 500 बचा। इसका मतलब हार्ट से कितना ब्लड बाहर निकल गया? 1200 माइनस 500, यानी कि कितना ब्लड बाहर निकल गया? 700 ml। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। ये सब कुछ कल पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ कि क्या फायदा, इसको याद थोड़ी है कुछ।
700 ml कितने बार में निकला? एक साइकिल में। एक साइकिल में कितना ब्लड हार्ट से निकला? 700 ml। मैं बोलूँ 1 मिनट में कितना निकलेगा तो क्या होगा? 1 मिनट में कितनी साइकिल? 72। हेल्दी ह्यूमन में एवरेज कितनी? 72। एक साइकिल में कितना निकल रहा था? 700। क्या हो गया ये? कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? 1 मिनट, सब गड़बड़, 1 0 ज़्यादा हो गया सब जगह। वही तो मैं सोचूं, ये 500 ml कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? अब ठीक है मैं दिमाग में 500 ही चल रहा है। 500 ml तो हाँ वो तो बहुत ज़्यादा हो गया नहीं? 1 लीटर तो दूध भी इतनी बड़ी बोतल में आता है। चलो ठीक है, इसको दिमाग में ठीक कर लो, इसमें से हटा देंगे ठीक है, वैसे भी कल पढ़ ही रखा है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? जो सिस्टोल होने के एंड में बचेगा उसको बोलेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा? 50 ml। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो डायस्टोल होने के एंड में बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा? 120 ml। ठीक है, इसके बीच में कुछ ब्लड बाहर निकल जाएगा, वो कितना होगा? 70 ml। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब 1 मिनट में कितने साइकिल? 72 साइकिल। एक साइकिल में कितना ब्लड पंप हुआ? 70 ml पंप हुआ। तो टोटल ये पंप होता है 50-40 के करीब, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट। इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट। अगर डेफिनेशन बोलनी हो तो क्या बोलेंगे? हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है एक वेंट्रिकल से, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट। एक वेंट्रिकल से 5 लीटर, दूसरे से भी 5 लीटर, यानी कि हर मिनट में लंग के पास 5 लीटर ब्लड पहुंच रहा है और बॉडी के पास भी 5 लीटर ब्लड। 1 मिनट में एक हिसाब से जो हार्ट है वो 1 लीटर 10 लीटर निकाल रहा है। हाँ, एक साइकिल में 1 मिनट में हार्ट से कितना ब्लड बाहर गया तो बोलेंगे 10 लीटर। 5 लीटर लंग को, 5 लीटर बॉडी को। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ एक साइकिल में, जैसे एक मिनट हुआ, या फिर मैं बोलूँ एक साइकिल हुई। एक साइकिल में मैं अगर पूछूं कि एक साइकिल में एक आरबीसी है, वो अभी बाहर आई और हमारे किसी बॉडी के ऑर्गन तक गई। 5 लीटर 1 मिनट में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? पूरी बॉडी का ब्लड एक बार में घूम जा रहा है, क्योंकि बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, इस बारे में हम ऑलरेडी एक दिन और सुन चुके हैं कि पूरी बॉडी का ब्लड कम से कम एक बार हार्ट से गुजर जाता है 1 मिनट के अंदर। तो ब्लड आया अभी इस ऑर्गन पर, अब ये वापस हार्ट में जाएगा, फिर वापस इस ऑर्गन तक आएगा 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो मेरा बोलना ये है कि इतने समय में आरबीसी हार्ट में कितनी बार गई? हार्ट में कितनी बार गई? 1 मिनट में आरबीसी कितनी बार गई? हार्ट में कितनी बार गई? 2 बार। एक साइकिल में 2 बार, तो 72 साइकिल में 144 बार ना, 144 बार। तो अगर बोलेंगे कि एक साइकिल में कितने बार हार्ट में जाएगी आरबीसी, तो बोलेंगे 2 बार। और बोलेंगे 1 मिनट में कितनी बार जाएगी, तो क्या बोलेंगे? 144 बार। चलेगा? इतनी बात हो गई कहानी पूरी। अब आते हैं वापस किसके ऊपर पे? क्या चलना चाह रही थी मैं? ब्लड प्रेशर पढ़ना है। अब याद आ गया मुझे याद ही नहीं आ रहा कि पढ़ाना क्या है मुझे। अच्छा एक बात है, मैंने तुमसे बोला था हमारे हार्ट की साउंड होती है, साउंड आती है लब और दब। लब कहाँ पर आती है? यहाँ पर सिस्टोल की स्टार्टिंग में क्या आती है? लब। और डायस्टोल की, ये नहीं बोलोगे कि डायस्टोल के खत्म होते समय लब आती है, नहीं। क्या बोलेंगे? सिस्टोल की स्टार्टिंग में क्या आती है? लब। और डायस्टोल की स्टार्टिंग में क्या आती है? डब। ठीक है, मैंने बोला था जो लब होती है वो कैसी होती है? लो इंटेंसिटी की होती है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड होती है, लंबे समय तक चलती है। यहाँ पर इंटेंसिटी, यहाँ पर टाइम। और जो दब होती है वो हाई इंटेंसिटी होती है, लेकिन छोटे समय तक चलती है। तो लब दब, लब दब, लब दब। ठीक है, लब स्लो होगी लेकिन लंबे समय तक होगी, और दब तेज होगी लेकिन छोटे समय के लिए होगी, शार्प एंड शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी। ठीक है, कभी कभी ना हार्ट में फंक्शन में इरेगुलरिटी हो सकती है, तो उस समय पर ऐसे अच्छी आवाज़ तो नहीं आएगी लब दब, क्योंकि जो वॉल्व होंगे उनमें कोई गड़बड़ चल रही होगी, तो तब लब और दब आवाज़ तो नहीं आएगी क्लियर। तो उस समय जो हार्ट में आवाज़ आती है उसको बोलते हैं मुरमुर। हाँ, मुरमुर का मतलब है हार्ट की अनयूजुअल साउंड।
ड्यू टू एनी प्रॉब्लम इन द हार्ट द साउंड ऑफ द हार्ट चेंजेस, देन द साउंड इज नोन एज मुरमुर। धक-धक क्यों बोलते हैं? अभी अगर लप-डप होता है, स्टार्टिंग से लप-डप होना चाहिए ना। शुरू वालों को धक-धक सुनाई दिया होगा, अगर तुम ऐसा रखोगे तो तुम्हें भी धक-धक ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में धक-धक चल रहा होता है। तो स्टेथोस्कोप से जो एग्जैक्ट वॉल्यूम आती है वो लप दब आती है, तब उससे हमको कैसे सुनाई देगा ना? हाँ। डब-डब सुनाई देता। दब दब, हाँ तब 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 तब, क्योंकि हाँ धक धक इसीलिए होता होगा क्योंकि लब क्या होती है, बहुत ही स्लो साउंड होती है, उसको सुनना बहुत ध्यान से। अगर मैं अभी तुम्हें स्टेथोस्कोप दूं और मैं बोलूँ कि आप सुनो अपने दिल की धड़कन, तो तुम्हें अभी खाली लब सुनाई नहीं देगी, खाली दब ही दब सुनाई देगी, क्योंकि वो बहुत ही लो इंटेंसिटी वॉइस है। या तो तुम्हें बहुत प्रैक्टिस हो जानी चाहिए तो तुम्हें साउंड का पता चल जाएगा, लो इंटेंसिटी की भी सुनना सीख जाओगे, या फिर बहुत शांत होना चाहिए। तो जब ऐसे शोरगुल वाला टाइम होता है तो उस समय पर लब नहीं सुनाई देती, क्योंकि इंटेंसिटी यानी कि पिच बहुत स्लो है, ऐसी है, स्लो साउंड है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे समय पर हम क्या करते हैं, तब जब सुनाई देता है तो शुरू शुरू में खाली दब 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 सुनाई देता है, दब 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 दब, शायद इसीलिए धक धक हो गया हो। और ये मुरमुर आई डोंट नो, उसका नाम रखा है, कुछ भी आवाज़ बदले, अगर लब दब से कोई चेंज हो जाए तो मुरमुर ही कहेंगे फिर हम उसको, ठीक है। अब हम किसके ऊपर आते हैं, ब्लड प्रेशर के ऊपर आते हैं। ब्लड प्रेशर कहाँ नापा जाता है बताओ, ब्लड प्रेशर कहाँ नापा जाता है, कौन सी जगह पर ब्लड प्रेशर नापते हैं बॉडी में, हाथ में, कहाँ ऊपर पे मसल में, हाँ। कहाँ पर, नहीं, इससे ऊपर, ये यहाँ पे एल्बो से ऊपर। एल्बो से ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म में, आर्म फोर आर्म, ठीक है। कहाँ नापते हैं, आर्म्स में हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर आर्म में क्यों नापते हैं, और जगह क्यों नहीं नापते, कहीं भी नाप सकते हैं ना, ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो फिर यहीं पर क्यों नापते हैं हम ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लड फ्लो है, ज़्यादा पावर। क्योंकि ये हार्ट के नज़दीक है, तो प्रेशर ज़्यादा एक्यूरेटली, क्योंकि ब्लड जितना दूर ज़्यादा जाएगा उसका प्रेशर उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। हार्ट से जस्ट जैसे समझो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें धक्का दूँ जोर से, तो तुम मेरे से जितना नज़दीक रहोगे तुम उतना तेज़ धक्का हो रहा होगा, जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे मेरा फोर्स घटता जाएगा ना। जब मैं यहाँ पर से जस्ट धक्का दे रही हूँ, तुम 4 कदम जा रहे हो, तो जब मैं धक्का दे ही रही हूँ उस समय तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे तुम दूर चले जाओगे वैसे वो स्पीड और प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम हार्ट के नज़दीक को ब्लड प्रेशर नापते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूर नहीं नाप सकते हैं, नाप सकते हैं, मगर हार्ट के नज़दीक ज़्यादा अच्छे से हम नाप पाएंगे, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज आएंगे, क्योंकि हार्ट ने जस्ट पंप किया है अभी, ठीक है। इसलिए हम ब्लड प्रेशर कहाँ नापते हैं, अपने आर्म्स में नापते हैं। कौन सी आर्टरी में ब्लड प्रेशर, अच्छा ब्लड प्रेशर आर्टरी में नापते हैं कि वेन में नापते हैं, तो मैंने बता ही दिया, किन में नापते हैं, आर्टरीज में नापते हैं। कौन सी आर्टरी में नापते हैं, अच्छा याद है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी पढ़ा था कुछ समय पहले, ब्रैकीसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकीसेफेलिक आर्टरी जिसको मैं ब्रैकियो कह रही थी, तुमने कहा ब्रैकियो नहीं है ब्रैकी है, तूने ही बोला था आई थिंक, है ना, ब्रैकीसेफेलिक आर्टरी। उसमें से वो डिवाइड होगी फिर से, सिफेलिक वाला तो चल जाएगा ब्रेन पर, दूसरा क्या बचेगा, ब्रैकी आर्टरी। तो ब्रैकी आर्टरी होती है हमारे यहाँ इस रीजन में, इधर कौन सी आर्टरी होती है, ब्रैकी आर्टरी होती है। अब ब्रैकी आर्टरी में प्रेशर बहुत अच्छे से हम नाप सकते हैं, यहाँ होती है, क्योंकि तुम्हें पता है हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो शरीर में अंदर की तरफ होती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो शरीर में बाहर की तरफ होती हैं। लेकिन 2 ऐसी आर्टरी हैं जो शरीर में बाहर की तरफ होती हैं, उन्हीं का हम यूज़ करते हैं नापने के लिए, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। एक हाँ यहाँ, जैसे अगर तुम गले में किसी का चक्कर हो, जब कोई इंसान जिंदा है कि मरा है पता करना होता है, तो यहाँ गले में हाथ लगाते हैं, ब्लड प्रेशर यहाँ पे यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर अगर वो ब्लड प्रेशर वाला कसेगा तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रही है। तो इसलिए कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी हमारे आर्म में कौन सी आर्टरी होती है, एक ब्रैकी आर्टरी होती है, जो डर्मल आर्टरी, डर्मल मतलब सुपरफिशियल है, स्किन की तरफ को जो आर्टरी है, तो उसमें हमें प्रेशर नापना क्या होता है, आसान होता है। बाकी में भी नाप सकते थे, लेकिन वो अंदर की तरफ को तो कैसे नापेंगे पता ही नहीं चलेगा हमको, समझ में आ रहा है। ब्रैकी आर्टरी बाहर की तरफ को है, BRACHI, डर्मल आर्टरी है, जिसकी वजह से हम इसमें क्या नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं। अब ब्लड प्रेशर होता कितना है, किसी भी हेल्दी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120। कहाँ क्या लिखेंगे,
ऊपर 120 और नीचे 80। क्या है ये 120? mm ऑफ एच जी। ये भी क्या है? mm ऑफ एच जी। यूनिट नहीं पूछ रही थी वैसे मैं, 120 कैसा वाला ब्लड प्रेशर है कह रही थी मैं। हैं? वेरी गुड। नहीं वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक। ये है सिस्टोलिक प्रेशर और नीचे वाला क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। इसको काट के आंसर नहीं निकालना है, ठीक है, इसको ऐसे ही रखना होता है। इसका मतलब क्या है, जब हार्ट ने जस्ट ब्लड को पंप किया है तो ब्लड में प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि जब हार्ट ने डायस्टॉल किया, सिस्टॉल किया है, तब हार्ट में से जो ब्लड निकला होगा उसका प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी? ज़्यादा आएगी। लेकिन जैसे ही हार्ट सिस्टॉल से डायस्टॉल वाली कंडीशन में आया, वैसे ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा ना, तो उस समय में प्रेशर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो तब हम क्या बोलते हैं उसको? डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है? जब हार्ट सिस्टॉल कर रहा है। हार्ट की कंडीशन बता रहा है ये, ठीक है। अगर हार्ट अच्छा प्रेशर दे रहा है, ठीक है, हार्ट हमारा तो नॉर्मल प्रेशर देगा, ऊपर वाला भी नॉर्मल प्रेशर देगा, नीचे वाले भी। लेकिन अगर हार्ट में कोई दिक्कत हो गई है मान लो, तो ऊपर वाला प्रेशर भी मान लो अगर हार्ट ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो उस समय पे क्या होगा? सिस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली 140 और नीचे हो जाता है 90 के करीब। इससे ऊपर जाएगा तो फिर रिस्की है। अपर लिमिट समझ सकते हो तुम इसको, ठीक है। तो अगर 140 कब होगा प्रेशर? अगर मैं तुमको हल्के से धक्का दूंगी तो तुम्हें भी कम प्रेशर मिलेगा, अगर मैं तुम्हें ज़्यादा जोर से धक्का दूंगी तो तुम्हें भी तो ज़्यादा प्रेशर मिलेगा ना। इसका मतलब जो हार्ट सिस्टॉल कर रहा है, पहले इतना ही सिस्टॉल कर रहा था, ज़्यादा सिस्टॉल कर रहा है, ज़्यादा फोर्स से सिस्टॉल कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके नर्व कंडक्शन में या मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कोई ना कोई दिक्कत हो गई है, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ब्लड को प्रेशर दे रहा है वो ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब ऐसे समय पे क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब सिस्टोलिक बढ़ा है तो डायस्टोल के समय भी प्रेशर क्या रहेगा? कंपैरेटिवली हाई रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, तो उस समय पर हमारा ब्लड प्रेशर घट जाएगा और अपर वाला लगभग 110 और लोअर वाला लगभग 70 तक आता है। तो ये लोअर लिमिट मानी जाती है, मतलब इससे नीचे होना दिक्कत की बात है। इतना हो सकता है, इससे नीचे होना क्या है? दिक्कत की बात है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा नॉर्मल हार्ट प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जो किसकी वजह से आता है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने की वजह से। अगर ब्लड प्रेशर इससे नीचे गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। तकलीफ है, हाइपोटेंशन, ठीक है। और अगर इससे ऊपर गया तो क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर अगर गिवन रेंज से नीचे आया तो हाइपोटेंशन, गिवन रेंज से ऊपर गया तो हाइपरटेंशन। और हमेशा ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे किसी डिजीज की वजह से नहीं जाता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है तो बोलेगा हार्ट से कि भैया थोड़ा ज़्यादा पंप करो, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है हमको, तो हार्ट भी जोर से पंप करना शुरू कर देगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सो रखे हो, बॉडी को कम ऑक्सीजन की डिमांड है, तो बॉडी बोलेगी कि कम कम बेच चल रहा है मेरा काम। बोल तो नहीं सकती, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो हार्ट रेट भी बढ़ेगा, रेस्पिरेशन रेट घटेगा तो हार्ट रेट भी घटेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड से लिंक है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा, तो तब क्या होगा कि बॉडी बोलेगी कि आप कम ऑक्सीजन भेजो, तो हाइपोटेंशन की कंडीशन। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा हो और प्रोमिनेंट लंबे समय तक हो, थोड़ा थोड़ा तो हो सकता है ना, दौड़े तो हाई ब्लड प्रेशर हाई, लेकिन फिर बाद में नॉर्मल आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं दौड़े ब्लड प्रेशर हाई हुआ और हाई रह गया, तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन है, तब क्या है? वो डिजीज है, उसको हम बोलेंगे हाई बीपी, हाइपरटेंशन, ठीक है। और अगर कम हो और कम ही रह गया तो फिर क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। कम हो गया इसका मतलब है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा अच्छे से, हार्ट की मसल्स में दिक्कत हो गई है कुछ। समझ में आ रही बात? इतना काम चल जाएगा। अच्छा, हार्ट की मसल्स कब थकती हैं? हाँ, थकती है ना, जब मर जाते हैं तब थक जाती है, ठीक है। अगर हार्ट की मसल थकेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? जयराम जी की, ठीक है। इसीलिए हार्ट की मसल एक ऐसा बॉडी का हमारा पार्ट है जो जब से हम पैदा हुए हैं, जब से मैंने क्या बोला था, फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है। हार्ट का जो साउंड है वो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। तो यानी कि ओरिजिन पैदा होने के भी 8 महीने पहले से हार्ट काम करना शुरू कर चुका है और मरने तक हार्ट काम करता रहेगा, उसके बीच में कभी भी उसको थकने की परमिशन नहीं है। इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ताकि फंक्शन कंटिन्यूअसली करता रहे। पढ़े थे मसल्स के टाइप?
कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। तो वहाँ पर क्या पढ़े थे? कार्डियक मसल क्या होता है? स्ट्रिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड, और न्यूक्लियस कहाँ होते हैं? पेरीफेरी में। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों? क्योंकि पहले तो यूनिन्यूक्लिएटेड ही थे, लेकिन बाद में वो जो मसल सेल्स थी वो एक दूसरे के साथ क्या हो गई? फ्यूज हो गई, जिसकी वजह से एक ही सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ गए? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आ गए। न्यूक्लियस बना नहीं रहा, वो बस सेल्स को फ्यूज कर दे रहा है, ठीक है। जैसे समझो ये एक सेल, अगली वाली दूसरी सेल, मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस रखूँ, वहाँ पर भी न्यूक्लियस रखूँ, बाद में मैं बोलूँ कि इस वाले को हटा देते हैं, छोड़ो, तो सेल तो एक ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और न्यूक्लियस कहाँ की तरफ को होते हैं? पेरीफेरी की तरफ को। क्यों? ताकि अंदर रेस्पिरेशन वगैरह का काम चल सके, जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो चल सके, इसीलिए न्यूक्लियस को किनारे किनारे कर देते हैं कि भैया तू थोड़ा सरफेस पर चिपक, अंदर और भी बहुत सारे काम करना है हमको। चलेगी इतनी बात? याद भी रहेगी, ठीक है। इसके बाद मैंने तुमको पढ़ाना था कार्डियोग्राफ। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोकार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? नहीं, जो मशीन होती है। जो मशीन होती है, जो मूवीज में मशीन होती है ना, जिसमें देख करके पता चलता है मर गया। जिसमें देख करके बोलते हैं कि भैया अब कंडीशन क्रिटिकल हो रही है, नहीं भैया कंडीशन क्रिटिकल नहीं हो रही है। कभी अगर तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में जाने का मौका मिलेगा तो जाना और थोड़ी देर इमरजेंसी वार्ड में बैठे रहना, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, कोई कोई क्रिटिकल पेशेंट्स आए रहते हैं और फिर डॉक्टर उनका ईसीजी निकालता वहीं पर ही, और फिर ईसीजी देखते हैं डॉक्टर्स, तो पीछे खड़े होकर तुम भी देख लेना ऐसे कि कैसा होता है करके ईसीजी। कभी फ्री हो या कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तुम्हें, तो थोड़ी देर इमरजेंसी वार्ड में बैठे रहना, बाकी जगह तो नहीं जाने देंगे तुमको, ऐसे इमरजेंसी वार्ड में जा सकते हो। और वहीं पर मशीन लगा रखी है आजकल उन्होंने, तो वहीं पर ईसीजी निकाल करके वहीं पर चेक करते हैं डॉक्टर्स। मगर देखे रहना कि कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि अपना फ़ोन में लगे वहाँ बैठ करके, ये नहीं है, ठीक है। क्यों प्रियांशा, क्यों रो रही है तू? क्या हो गया? दुखी क्यों है? नहीं, चलो अब हमारा क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आ रहा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है जो टीवी में पी 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 या फिर पी करके ले जाती है इंसान को, है ना। बुक में भी ऐसा लिखा है, बुक में लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से साउंड आती पी 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 पी, तो जब पी हो गई यानी कि इंसान क्या हो गया? चले गया। अब जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये चेक क्या करता है? ये क्या चीज़ हमारा क्या बोलेंगे, क्या चीज़ को मॉनिटर करता है, किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट करता है जो हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, तो हम नर्व सिग्नल का कंडक्शन पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ शब्द आएंगे जैसे रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो शब्दों का हल्का हल्का मतलब मैं अभी बता देती हूँ, बाकी तुम ज़्यादा डिटेल में फिर पढ़ते रहना, ठीक है। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया हुआ है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर देना। जैसे अगर सेल के अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है तो उसको बैलेंस कर देना या उसको रिवर्स कर देना, डीपोलराइजेशन है, ठीक है। अगर फिर मैं उसको दोबारा स्टेब्लिश कर दूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जो हमारा हार्ट होता है ना, हमारे हार्ट में बहुत सारे नोड्स हैं। कौन कौन से नोड्स हैं? SA नोड हैं, AV नोड है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे बंडल ऑफ हिस, जैसे परकिंजे फाइबर और जैसे इंटरनोडल फाइबर्स। याद है इतनी चीज़ें? पक्का याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, तो क्या हुआ? तेरी शक्ल मैं तेरे को कैमरे में दिखाऊं, तेरी शक्ल कैसी दिख रही है करके? ऐसा लग रहा है कि अब रो देगी। हाँ, पूछा नहीं आया तो तब दुखी हो रही है, फिर क्या हो गया? अभी अभी तक हंसरी खेल रही थी, अभी शांत हो गई अचानक से। अजीब सा लग रहा है मुझे इसको देखने में। चलो